नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए कंप्लीट सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस चर्चा में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में कवर किया जाएगा ताकि सीटेट, टेट, एसटीईटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस एक ही जगह तैयार हो जाए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये विकास या डेवलपमेंट आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ हमारा कद बढ़ना है या वजन बढ़ना? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। विकास सिर्फ बड़ा होना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये परिपक्वता और अनुभव की वजह से हमारे अंदर आने वाले एक सिस्टमैटिक बदलावों की श्रृंखला है। सबसे जरूरी बात यह है कि विकास कभी रुकता नहीं। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे अक्सर कहते हैं गर्भ से कब्र तक। तो आप ये कह रही हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल, बल्कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वृद्धि का मतलब है सिर्फ शारीरिक बदलाव, जैसे कद बढ़ना, वजन बढ़ना, जिसे हम इंच या किलो में माप सकते हैं। और ये एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18-20 साल के बाद रुक जाती है। ओके, तो फिर विकास क्या है? विकास बहुत बड़ा है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर पहलू में होता है। और इसे आप माप नहीं सकते। इसे सिर्फ किसी के व्यवहार में महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। किसी का कद बढ़ना रुक सकता है, पर उसकी समझदारी या प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो काबिलियत है, वो तो जिंदगी भर विकसित हो सकती है। ठीक है, तो विकास के इन अलग-अलग पहलुओं को समझने का कोई आसान तरीका है? कोई मॉडल? हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है, PCSE। ये विकास के 4 मुख्य स्तंभों को याद रखने का एक आसान तरीका है। PCSE। हम्म, P मतलब? फिजिकल, शारीरिक। जी। P यानी फिजिकल, C यानी कॉग्निटिव, S यानी सोशल और E यानी इमोशनल। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। शारीरिक विकास तो सीधा लगता है, शरीर का बढ़ना। हाँ, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा है गत्यात्मक विकास, यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स। जी, हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाना। ये भी 2 तरह का होता है। एक है स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स। अच्छा, इसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता होगा, जैसे दौड़ना, कूदना। एकदम सही। और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी फाइन मोटर स्किल्स। इसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे लिखना, बटन लगाना या सुई में धागा डालना। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। विकास हमेशा ग्रोस टू फाइन होता है। ग्रोस टू फाइन मतलब पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, फिर छोटी पर। बिल्कुल, बच्चा पहले पूरे हाथ से चीज पकड़ता है और महीनों बाद जाकर उसे सिर्फ उंगलियों से उठाना सीखता है। सही बात है। अब आते हैं सी पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। हाँ, ये हमारी मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। सोचना, तर्क करना, याद रखना और सबसे जरूरी भाषा का विकास। ये हमारे दिमाग का इंटरनल प्रोसेसर है। और S और E सामाजिक और संवेगात्मक। S यानी सामाजिक विकास का मतलब है समाज के नियम और तौर तरीके सीखना। और E यानी संवेगात्मक विकास का मतलब है अपने भावों को, जैसे डर, गुस्सा, प्यार, इनको पहचानना और मैनेज करना सीखना। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत गहराई से। ये अलग अलग काम नहीं करते। सोचिए, एक बच्चा जो फाइन मोटर स्किल्स में थोड़ा पीछे है, उसे लिखने में मुश्किल होगी। इस वजह से स्कूल में उसका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और वो दूसरे बच्चों से बचने लगेगा। मतलब एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता है। जी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ठीक है, तो अब विकास की अवस्थाओं पर आते हैं, मतलब स्टेजेस पर। हाँ, हर अवस्था की अपनी खासियत है। जन्म से 2 साल तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसमें क्या होता है? इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास जन्म के बाद सबसे तेज होता है। बच्चा अपनी इंद्रियों से, सेंसेस से सीखता है, देखकर, सुनकर, छूकर। इसी दौर में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? इसका मतलब बहुत मजेदार है। एक छोटे बच्चे के लिए जो चीज आंखों के सामने नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसके सामने से खिलौना हटा दें तो उसे लगता है खिलौना सच में गायब हो गया। लेकिन 18 से 24 महीने के बीच वो समझने लगता है कि छिपी हुई चीज भी मौजूद है। यही वस्तु स्थायित्व है। अरे वाह,
इसीलिए बच्चों को पिकाबू या लुका छिपी का खेल इतना पसंद आता है। बिल्कुल, उनके लिए तो आप सचमुच गायब होकर वापस आते हैं। कमाल है। इसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक। इसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। जी, और इस उम्र में सोच अतार्किक होती है। बच्चा निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझता है। इसी को एनिमिज्म कहते हैं। मतलब वो अपनी गुड़िया से बातें करेगा। या मेज से टकराने पर मेज को ही डांटेगा। एकदम सही। उसके लिए गुड़िया को भी चोट लगती है। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल। इसे गैंग एज भी कहते हैं। हाँ, इस अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव आता है तार्किक सोच का। बच्चा अब मूर्त चीजों के बारे में, मतलब जिन्हें वो देख और छू सकता है, उनके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। लेकिन अभी अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच पाता। नहीं, अभी नहीं। वो समझ इस अवस्था के बाद आती है, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस, 12 से 18 साल, जिसे स्टेनली हॉल ने कहा है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। बिल्कुल, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। अब वो सिर्फ ठोस चीजों के बारे में नहीं, बल्कि न्याय, आजादी, समानता, इन विचारों पर भी गहराई से सोच सकता है। और पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी दौर में होता है। मैं कौन हूं वाला सवाल। जी, ये संकट असल में खुद को खोजने की एक प्रक्रिया है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश। तो इन सभी अवस्थाओं के पीछे क्या कोई नियम काम करते हैं, कोई सिद्धांत? हाँ, कई सिद्धांत हैं, लेकिन 2 दिशा के सिद्धांत सबसे जरूरी हैं। पहला है शीर्षगामी यानी सेफालोकॉर्डल। सिर से पैर तक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना। अच्छा, पहले कंट्रोल सिर पर आता है। जी, और दूसरा सिद्धांत है समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या है? ये कहता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी और धड़ का विकास, फिर भुजाओं का, फिर हाथों का और आखिर में उंगलियों का। ओके, केंद्र से बाहर की ओर। जी, एक और बात कही जाती है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है। सही कहा। विकास एक स्प्रिंग की तरह आगे पीछे होकर बढ़ता है। बच्चा कोई नई स्किल सीखता है, फिर थोड़ा रुककर उसे मजबूत करता है और फिर आगे बढ़ता है। वो ठहराव असल में मजबूती की निशानी है। अब आते हैं सबसे बड़ी बहस पर, प्रकृति बनाम पोषण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा विकास किससे तय होता है, जीन्स से या माहौल से? यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बनाम नहीं बल्कि और का मामला है। मतलब ये कोई लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। विकास इन दोनों की आपसी क्रिया का, मतलब इंटरैक्शन का नतीजा है। तो आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है, इसे थोड़ा साफ करेंगी? जरूर। आनुवंशिकता वो है जो हमें जीन से मिलता है। जैसे हमारी आंखों का रंग, ये स्थिर होता है, स्टैटिक। और वातावरण वो सब कुछ है जो हमें बाहर से मिलता है। हमारा पोषण, परिवार, स्कूल, ये गतिशील है, डायनामिक। और इसका एक फॉर्मूला भी है, विकास इज इक्वल टू आनुवंशिकता मल्टीप्लाइड बाय वातावरण, D इज इक्वल टू H इंटू E। हाँ, और यहाँ ये गुणा का निशान बहुत जरूरी है, ये प्लस नहीं है। गुणा का निशान, इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कोई एक भी शून्य हो जाए तो नतीजा शून्य हो जाएगा। बेहतरीन जीन्स भी अगर बेहद खराब माहौल में हो तो विकास नहीं हो पाएगा। और इसका उल्टा भी सच है? बिल्कुल। दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी बंजर जमीन में नहीं उगेगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। जी। और आखिर में 2 शब्द और हैं, जी। परिपक्वता यानी मैचुरेशन जी। और सीखना यानी लर्निंग। इनमें क्या रिश्ता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी वो जैविक बदलाव हैं जो जेनेटिकली तय होते हैं। जैसे एक उम्र के साथ चलने की ताकत आना, ये अपने आप होता है। वहीं सीखना मतलब लर्निंग, अनुभव और कोशिश से व्यवहार में आया बदलाव है। तो इनका संबंध क्या है? संबंध ये है कि सीखना तभी असरदार होता है जब बच्चा उसके लिए परिपक्व हो। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी मांसपेशियां अभी परिपक्व नहीं है। मतलब परिपक्वता सीखने के लिए एक जमीन तैयार करती है। एकदम सही कहा, एक दरवाजा खोलती है। तो आज हमने विकास की अवधारणा, उसकी अवस्थाओं, सिद्धांतों और आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका को समझा। ये CDP की वो नींव है जो हर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
और इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमने देखा कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की गुणात्मक अंतःक्रिया है, मतलब D = H/E। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि अगर हम किसी बच्चे के वातावरण को जन्म से पूरी तरह नियंत्रित कर सकें, तो हम उसके विकास को किस हद तक आकार दे सकते हैं, और आनुवंशिकता द्वारा तय किए गए कौन से पहलू हमेशा हमारे प्रभाव से परे रहेंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वो हिस्सा है जिससे परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बिल्कुल, करीब 5 से 7 प्रश्न तक आ जाते हैं इससे। हाँ, तो आज हम 3 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। बिल्कुल, और ये तीनों ही कमाल के हैं क्योंकि ये बच्चे के विकास को 3 बहुत अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। एक देखता है कि बच्चा सोचता कैसे है। संज्ञानात्मक विकास। हाँ, दूसरा देखता है कि वो समाज से कैसे सीखता है, और तीसरा ये कि वो सही गलत का फैसला कैसे करता है। तो हमारी चर्चा इनके मुख्य विचारों और उन जरूरी अंतरों पर रहेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत जीन पियाजे से करते हैं, जिनका नाम सबसे पहले आता है। तो पियाजे कौन थे और उनका मूल विचार क्या था? देखिए, पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। हाँ, नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक वैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए प्रयोग करता है, वैसे ही बच्चे भी अपने छोटे-छोटे एक्शन से, अपने खेल से दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एकदम सही। तो इस नन्हे वैज्ञानिक के पास दुनिया को समझने के लिए कुछ औजार भी तो होंगे। मैंने उनकी थ्योरी में स्कीमा शब्द बहुत सुना है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। स्कीमा को आप ऐसे समझिए कि ये दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर है। फोल्डर? हाँ, जैसे कंप्यूटर में होता है। बिल्कुल। चीजों को पहचानने का एक सेट पैटर्न। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा या फोल्डर होता है। अच्छा। उसमें जानकारी है कि इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और ये भौंकता है। जब भी वो ऐसा कोई जानवर देखता है तो तुरंत अपने कुत्ते वाले फोल्डर से मैच कर लेता है। समझ गया। तो स्कीमा एक तरह से दिमागी खाका है, लेकिन दुनिया तो बदलती रहती है। जब कोई ऐसी चीज दिखे जो पुराने फोल्डर में फिट ना हो, तब दिमाग क्या करता है? यहीं पर पियाजे की थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जिसे वो अनुकूलन यानी अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन मतलब नए माहौल में ढलना। हाँ, और दिमाग ये काम 2 तरीकों से करता है। पहला है आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब किसी चीज को मिला लेना। बिल्कुल, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा या फोल्डर में आसानी से फिट हो जाए। मान लीजिए बच्चे ने अब तक सिर्फ काला कुत्ता देखा है, अब वो एक सफेद कुत्ता देखता है, तो वो उसे भी कुत्ता ही कहेगा। हाँ, वो उसे भी अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देगा। ये आत्मसातकरण है। पुरानी जानकारी में बस एक नई चीज जोड़ ली। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन अगर वो कुत्ते की जगह बिल्ली देख ले तो वो तो पुराने फोल्डर में फिट नहीं होगी। यहीं पर दूसरा और ज्यादा जरूरी प्रोसेस काम आता है, समायोजन यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन? हाँ, सोचिए, जब एक ऐसा कागज आए जिसके लिए कोई फोल्डर ही ना हो, तो आपको एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। अच्छा। जब बच्चा बिल्ली को देखकर पहले कुत्ता बोले, लेकिन उसे बताया जाए कि ये अलग जानवर है जो म्याऊं करता है, तो वो बिल्ली का एक नया स्कीमा या फोल्डर बनाता है। सीखने का असली जादू इसी नए फोल्डर को बनाने में है। वाह! तो एक तरफ हम नई जानकारी को पुराने सांचे में ढालते हैं और दूसरी तरफ जानकारी के लिए नया सांचा ही बना लेते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन को क्या कहते हैं? इस दिमागी संतुलन को पियाजे साम्य धारण इक्विलिब्रेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे दिमाग को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। वो हमेशा संतुलन चाहता है। बिल्कुल, वो आत्मसातकरण और समायोजन के जरिए इसी संतुलन तक पहुंचता है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक समय के साथ विकसित भी तो होता होगा। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो बहुत मशहूर हैं। वो क्या हैं? हाँ, और ये अवस्थाएं एक तय क्रम में चलती हैं। इन्हें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। पहली है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? ये जन्म से 2 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर,
छूकर और अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। मतलब उसका सारा ज्ञान एक्शन पर आधारित है। बिल्कुल। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चे का ये समझना कि कोई चीज अगर आंखों के सामने से हटा दी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। हाँ, छोटे बच्चे के लिए तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। एकदम। तभी तो पीकाबू का खेल उन्हें इतना पसंद आता है। उन्हें सच में लगता है कि आप गायब हो गए और फिर वापस आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 2 साल के बाद पीकाबू का जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? इसके बाद 2 से 7 साल तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या खास होता है? इस स्टेज में भाषा का विकास तेजी से होता है, लेकिन सोच में अभी भी लॉजिक की कमी होती है। इसकी एक खास बात है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद मतलब निर्जीव चीजों में भी जान समझना। हाँ, जैसे देखो चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, या गिर जाने पर जमीन को मारना कि इसने मुझे गिरा दिया। हाँ, बच्चे अपनी गुड़िया से बातें करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए वो गुड़िया सच में जिंदा है। इसी स्टेज में अहंग केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म सोच भी होती है। मतलब बच्चा ये मानता है कि दुनिया को सब वैसे ही देखते सोचते हैं जैसा वो खुद। अच्छा, और वो ग्लास वाला मशहूर एक्सपेरिमेंट भी तो इसी स्टेज से जुड़ा है। हाँ, उसे कहते हैं संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अगर आप एक चौड़े ग्लास से पानी एक लंबे और पतले ग्लास में डाल दें तो बच्चे को लगेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है। सही पकड़ा, क्योंकि उसका दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है, ग्लास की ऊंचाई। वो ये नहीं समझ पाता कि बर्तन का आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। तो इन तार्किक कमियों से बच्चा कब बाहर निकलता है? वो तीसरी अवस्था में निकलता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 साल की उम्र है। हाँ, यहाँ लॉजिक यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जो सामने मौजूद हैं, यानी मूर्त हैं। अच्छा, तो अब वो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट समझ जाएगा। हाँ, अब बच्चा समझ जाता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी उतना ही रहता है। उसमें संरक्षण, वर्गीकरण और पलटावी सोच मतलब रिवर्सिबिलिटी जी। आ जाती है। तो 11 साल तक बच्चा एक तरह से कंक्रीट की दुनिया में जी रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है आखिरी और सबसे उन्नत अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। इसमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता आ जाती है। यानी अब वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो असल में सामने हैं ही नहीं, जैसे न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र या भविष्य। हाँ, और इसी के साथ परिकल्पनात्मक चिंतन यानी वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, जहां वो किसी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में सोच सकता है। पियाजे का बच्चा तो एक अकेला खोजकर्ता लग रहा है, लेकिन असल में तो हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे लगता है यहीं पर वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पियाजे के अकेले वैज्ञानिक के ठीक उलट लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास अकेले हो ही नहीं सकता। वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, और उन्हें सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका मूल मंत्र था कि बच्चे का विकास 3 चीजों से होता है: समाज, संस्कृति और भाषा। ज्ञान का निर्माण समाज के साथ मिलकर होता है। एकदम। तो उनके सिद्धांत में वो कौन से खास शब्द हैं जो परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं? इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD। हाँ, इसे सीखने का मैजिक जोन भी कह सकते हैं। ये उस दायरे को कहते हैं जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र है। अच्छा, तो असली सीखना इसी दायरे में होता है। बिल्कुल, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। और इस ZPD के अंदर जो मदद मिलती है उसके लिए भी एक खास शब्द है, स्कैफोल्डिंग। हाँ, स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। ये बड़ों द्वारा दी जाने वाली एक अस्थायी मदद है, टेम्पररी हेल्प। जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना। बिल्कुल, या कोई सवाल हल करने में संकेत देना। ये मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद वो काम करने लायक ना हो जाए, फिर इसे हटा लिया जाता है। और ये मदद देने वाला कौन होता है? कोई भी। वाइगोत्स्की ने उसे MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर कहा है। मतलब जो भी बच्चे से ज्यादा जानता हो। हाँ, ये टीचर, माता पिता, बड़ा भाई बहन या कोई होशियार दोस्त भी हो सकता है। वाइगोत्स्की ने भाषा पर बहुत जोर दिया था। एक कॉन्सेप्ट है निजवाक,
या प्राइवेट स्पीच, ये क्या है? जब बच्चा कोई मुश्किल काम करते हुए खुद से बोल बोल कर बातें करता है, उसे निज वाक्य कहते हैं। हाँ, मैंने बच्चों को देखा है खिलौने जोड़ते हुए खुद से बात करते हैं। बिल्कुल, वाइगॉत्स्की के लिए ये बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि बच्चा ऐसा करके अपने काम और अपने विचारों को दिशा देता है, खुद को गाइड करता है। एक मिनट, लेकिन पियाजे तो इसी चीज को अहं केंद्रित वाक्य कहते थे और मानते थे कि इसका कोई खास मतलब नहीं है। यही तो इन दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर है। पियाजे के लिए ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी थी। लेकिन वाइगॉट्स्की के लिए ये सीखने का एक शक्तिशाली औजार था। सही कहा, जो बात बच्चा खुद से बोल रहा है वही आगे चलकर उसका आंतरिक भाषण या उसकी सोच बन जाती है। बहुत दिलचस्प। तो एक तरफ पियाजे बता रहे हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, और दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की बता रहे हैं कि वो समाज से सीखता कैसे है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, बच्चा सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखता है? यहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी आती है ना? बिल्कुल। अब हम बच्चे के नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट पे आते हैं। कोहलबर्ग ने ये समझने के लिए बच्चों को कुछ नैतिक दुविधाएं सुनाई। मॉरल डायलेमास, जैसे वो हाइंस की दुविधा वाली कहानी? हाँ, वो सबसे मशहूर है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति की पत्नी मर रही है और उसकी जान एक महंगी दवा से बच सकती है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता। अब सवाल ये है कि क्या उसे वो दवा चुरानी चाहिए? और कोहलबर्ग के लिए ये जरूरी नहीं था कि बच्चा हाँ कहता है या ना। सही कहा, उनके लिए जवाब से ज्यादा जरूरी था जवाब के पीछे का क्यों, यानी बच्चे का तर्क। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर और 6 चरण बताए। चलिए इन स्तरों को समझते हैं। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, जो करीब 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। इस स्तर पे नैतिकता बाहरी होती है, यानी सजा के डर या किसी फायदे पर आधारित। अच्छा, इसमें 2 चरण हैं। हाँ, स्टेज 1 है दंड और आज्ञा पालन। मतलब मैं नियम इसलिए मानूंगा क्योंकि नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। एकदम सही। मैं दवा नहीं चुराऊंगा क्योंकि चोरी करने पर पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ सही गलत का फैसला सजा तय करती है। और स्टेज 2? स्टेज 2 है साधनात्मक सापेक्षता, जिसे हम आम भाषा में जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट कहते हैं। ये लेन देन की नैतिकता है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा। बिल्कुल। इस स्टेज में बच्चा सोचेगा, अगर मेरी पत्नी मेरे लिए भी ऐसा करती तो मैं चोरी करूंगा। ठीक है, तो ये स्तर पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है स्तर 2, परंपरागत, कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल की उम्र में होता है। यहाँ बच्चा समाज के नियमों और उम्मीदों को अपनाना शुरू कर देता है। और इसकी तीसरी स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली। हाँ, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ नैतिकता का आधार दूसरों की स्वीकृति पाना होता है। चोरी करना गलत है क्योंकि लोग मुझे चोर कहेंगे। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ व्यक्ति मानता है कि समाज को सही से चलाने के लिए कानून सबसे ऊपर है और उसे मानना हर किसी का कर्तव्य है। इस स्टेज पर तो बहुत से वयस्क भी होते हैं, लेकिन क्या नैतिकता यहीं रुक जाती है? नहीं, कोहलबर्ग के अनुसार सबसे ऊंचा स्तर है स्तर 3, उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 साल की उम्र के बाद कुछ ही लोगों में विकसित होता है। यहाँ व्यक्ति अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। हाँ, जो समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? यहाँ व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए हैं, लेकिन अगर कोई कानून इंसानियत के खिलाफ हो तो उसे बदला या तोड़ा जा सकता है। तो इस स्टेज पर व्यक्ति कहेगा कि जान बचाने का अधिकार कानून से बड़ा है। बिल्कुल। और आखिरी स्टेज 6 है सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। हाँ, ये नैतिकता का शिखर है, जहाँ मानवता, न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत किसी भी कानून से ऊपर होते हैं, जैसे गांधी जी या नेल्सन मंडेला। यहाँ जान बचाना एक नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए किसी कानून की परवाह नहीं की जाएगी। बहुत स्पष्ट। अब वापस पियाजे और वाइगॉट्स्की पर आते हैं। इनके बीच के अंतर पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इनके मुख्य अंतरों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। 3 मुख्य अंतर हैं। पहला है विचार और भाषा के संबंध पर। पियाजे मानते थे कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। मतलब बच्चा पहले सोचता है, फिर उसे बोलने के लिए शब्द सीखता है। हाँ, जबकि वाइगॉत्स्की के अनुसार
शुरू में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। भाषा विचार को दिशा देती है। अच्छा, दूसरा अंतर सीखने की प्रक्रिया को लेकर है। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, सीखना बाद में। मतलब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो एक खास अवस्था में पहुंचता है, तभी वो कुछ चीजें सीख सकता है। और वाइगॉत्स्की इसका ठीक उल्टा मानते थे ना? हाँ, वाइगॉत्स्की मानते थे कि सीखना पहले होता है और ये विकास को आगे बढ़ाता है। सामाजिक संपर्क और NKO की मदद से सीखना बच्चे के विकास को गति देता है। सीखना विकास का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे खींचकर आगे ले जाता है। एकदम सटीक। और तीसरा अंतर बच्चे की भूमिका को लेकर है। पियाजे के लिए बच्चा एक स्वतंत्र खोज करता है, जबकि वाइगॉत्स्की के लिए बच्चा एक सामाजिक भागीदार है। बिल्कुल। एक के लिए सीखना व्यक्तिगत है, दूसरे के लिए सामाजिक। तो आज हमने पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों को समझा। ये तीनों ही सिद्धांत बाल विकास को समझने की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये समझने के फ्रेमवर्क है कि एक बच्चे का दिमाग, उसकी सामाजिक समझ और उसकी सही गलत की भावना कैसे परत दर परत विकसित होती है। ये सिद्धांत हमें असल जिंदगी में बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि क्यों एक 5 साल का बच्चा सोचता है कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है, और क्यों एक किशोर किसी ऐसे नियम पर सवाल उठा सकता है जो उसे अन्यायपूर्ण लगता है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए आज का आखिरी विचार क्या है? इस पे सोचिएगा। कोहलबर्ग की सबसे ऊंची स्टेज सार्वभौमिक नैतिकता है, जहां एक व्यक्ति मानवता को किसी भी कानून से ऊपर रखता है। लेकिन असल दुनिया में कितने लोग सच में इस स्तर पर जी पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारा आज का समाज, जो नियमों, कानूनों और सामाजिक स्वीकृति पर इतना ज्यादा जोर देता है, वो व्यक्ति को इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है, या अनजाने में उसे स्टेज 4 यानी कानून और व्यवस्था पर ही रोके रखता है? तो अगला टॉपिक है समाजीकरण, जेंडर और प्रगतिशील शिक्षा। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर CTET जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल। और ये तीनों विषय ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये असल में एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरह से किसी इंसान के बनने की पूरी कहानी। सही कहा। पहला हिस्सा है समाजीकरण, मतलब एक बच्चा समाज के तौर तरीके कैसे सीखता है। अच्छा। दूसरा है जेंडर, यानी समाज लड़के और लड़की होने का क्या मतलब सिखाता है। और तीसरा प्रगतिशील शिक्षा, कि इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हर समाज का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ नियम, कुछ मान्यताएं, बात करने का तरीका। और समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे एक बच्चा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर डाउनलोड करता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जन्म से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। वाह! मतलब हम सब एक तरह से समाज का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो ये डाउनलोडिंग शुरू कहाँ से होती है? पहला सोर्स क्या है? यहीं पर इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। समाजीकरण के 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। हाँ, ये जीवन के बिल्कुल शुरुआती सालों में होता है और इसका मुख्य सोर्स है परिवार और आस पड़ोस। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल घर के अंदर। बिल्कुल। यहाँ बच्चा अनौपचारिक तरीके से सीखता है, मतलब देखकर, सुनकर, नकल करके। कोई किताब नहीं, कोई परीक्षा नहीं। इसीलिए शायद कहते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। एकदम सही। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिवार को समाजीकरण की पहली पाठशाला कहा गया है। और दूसरा प्रकार? जब बच्चा घर की दहलीज पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तब शुरू होता है गौण या द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसमें कौन कौन आता है? स्कूल? हाँ, इसकी सबसे बड़ी एजेंसी है स्कूल। इसके अलावा मीडिया, धर्म, दोस्त, पुस्तकालय, ये सब भी इसी में आते हैं। और यहाँ सीखना ज्यादा औपचारिक होता होगा, है ना? बिल्कुल। यहाँ सीखना ज्यादातर फॉर्मल होता है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना, एक टाइम टेबल फॉलो करना, ये सब समाज के बड़े नियमों को सीखने की एक तरह से ट्रेनिंग है। मतलब घर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ और स्कूल में बाकी सारे एप्स डाले जा रहे हैं। बिल्कुल। और इन एजेंट्स को भी हम 2 तरह से देख सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा, वो कैसे? सक्रिय एजेंसी वो है जहां 2 तरफा संवाद होता है।
बच्चे पर सीधा असर पड़ता है और वो बातचीत कर सकता है, जैसे परिवार, दोस्त या स्कूल। जहां बच्चा सवाल पूछ सकता है, अपनी बात कह सकता है। हाँ, और निष्क्रिय एजेंसी वो होगी जहां जानकारी सिर्फ एक तरफ से आती है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी या टीवी। सही पकड़ा। पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन या टीवी और मीडिया, यहां बच्चा सिर्फ देखता या सुनता है, पर सीधा संवाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया समाजीकरण। लेकिन समाज जो सबसे पहले और मजबूत नियम सिखाता है, वो तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। आपने बिल्कुल सही जगह पर बात को पकड़ा है। यहीं से जेंडर की भूमिका शुरू हो जाती है। और यहाँ से सवाल भी जरूर बनते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसे समझने के लिए सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा, सेक्स और जेंडर। लोग अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये अंतर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, सेक्स मतलब सेक्स शरीर का हार्डवेयर है। ये एक जैविक यानी बायोलॉजिकल सच्चाई है। हम इस हार्डवेयर के साथ पैदा होते हैं। महिला या पुरुष होना। बिल्कुल। वही जेंडर समाज का सॉफ्टवेयर है। ये समाज तय करता है कि इस हार्डवेयर को चलाना कैसे है, क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, क्या काम करना है। मतलब लड़के रोते नहीं या लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं, ये हार्डवेयर का फीचर नहीं है, ये समाज का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है। एकदम सही। इसीलिए हम कहते हैं कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इसे बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। और इसी से जुड़ी एक बहुत आम चीज है जिसे हम लिंग रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। हाँ, स्टीरियोटाइप, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। शॉर्टकट। हाँ, दिमाग को ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए वो कुछ खांचे बना लेता है। लड़की तो उसे गुलाबी रंग पसंद होगा, वो गुड़ियों से खेलेगी। लड़का तो वो नीले रंग के कपड़े पहनेगा और कार चलाएगा। और दिक्कत तब होती है जब ये शॉर्टकट हमें असलियत देखने ही नहीं देते। बिल्कुल। और जब ये सोच हमारे व्यवहार में उतर आती है, तो वो बन जाता है लिंग पूर्वाग्रह या जेंडर बायस। मतलब स्टीरियोटाइप का एक्शन रूप। हाँ, जैसे अगर एक टीचर क्लास में सिर्फ लड़कों से ही विज्ञान के मुश्किल सवाल पूछता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं। तो यह जेंडर बायस का साफ उदाहरण है। तो इसका हल क्या है? इस गलत सॉफ्टवेयर को डीबग कैसे किया जाए? इसका एक हल है, जेंडर तटस्थता, जेंडर न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है भाषा या व्यवहार में लिंग का भेद न करना। सही। जैसे कैमरामैन या चेयरमैन की जगह कैमरा पर्सन या चेयरपर्सन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये छोटे बदलाव हैं, पर एक बड़ी सोच का प्रतीक है। एक और शब्द मैंने नोट्स में देखा, जेंडर स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी। ये क्या चीज है? ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने दिया था। अच्छा। इसका मतलब है जब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि बाहरी पहनावे या बालों की लंबाई बदलने से उसका लिंग नहीं बदल जाएगा। अगर कोई लड़का अपनी बहन की फ्रॉक पहन ले तो भी वो लड़का ही रहेगा। और ये समझ कब तक आती है? ये समझ करीब 6 से 7 साल की उम्र तक विकसित हो जाती है। तो एक शिक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये रूढ़िवादिता खत्म करने के लिए उदाहरण दें, जैसे पापा खाना बना रहे हैं और मम्मी कार चला रही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ उदाहरण नहीं, बल्कि क्लास में लड़कों और लड़कियों को मिक्स करके बैठाना, उन्हें एक जैसे टीम प्रोजेक्ट्स देना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये जो सोच है कि हमें सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है, यही हमें हमारे तीसरे विषय पर ले जाती है। हाँ, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मुझे ये बाल केंद्रित शब्द बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे जो चाहें वो करें? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा है, न कि टीचर या सिलेबस। मतलब पूरी व्यवस्था बच्चे के हिसाब से ढलती है, बच्चा व्यवस्था के हिसाब से नहीं। एकदम सही। इसमें हर बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता और सीखने की रफ्तार का सम्मान किया जाता है। बच्चा एक सक्रिय भागीदार है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है? अगर वो केंद्र में नहीं है तो वो कहाँ है? यहाँ टीचर का रोल एक डिक्टेटर का नहीं, बल्कि एक सुगमकर्ता का होता है। फैसिलिटेटर। सुगमकर्ता मतलब जो सीखने को आसान बनाए। हाँ। टीचर एक टूर गाइड की तरह है, लेक्चरर की तरह नहीं। वो ज्ञान देता नहीं है, बल्कि बच्चों को ज्ञान खोजने में मदद करता है। और अनुशासन? अनुशासन भी स्व अनुशासन होता है, डर से नहीं। और इसी से जुड़ा है प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट, है ना? बिल्कुल। इसके सबसे बड़े समर्थक थे अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी। उनकी एक बात इस पूरी सोच का सार है। क्या बात थी वो? उन्होंने कहा था, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। ये सुनने में बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम बच्चों को सिर्फ भविष्य में किसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर रहे।
स्कूल में बिताया गया हर दिन, हर एक्टिविटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जीवन का अनुभव है। सीखना और जीना दो अलग-अलग चीजें नहीं है। तो इन प्रगतिशील स्कूलों में पढ़ाई कैसी दिखती है? किताबों के अलावा और क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। वो प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और असल दुनिया की समस्याओं पर काम करते हैं। मतलब रटने की जगह समझने और करने पर जोर है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है लोकतांत्रिक कक्षा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम। जहां बच्चों को अपनी बात कहने और सवाल पूछने की पूरी आजादी हो। हाँ, और यहाँ तक कि टीचर से असहमति जताने का भी हक होता है। क्लास में डर का नहीं बल्कि चर्चा और सम्मान का माहौल होता है। भारत में भी किसी ने इस पर काम किया है? हाँ, भारत के संदर्भ में गिजुभाई बधेका का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत समर्थन किया और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है दिवास्वप्न। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है, हाँ, कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे हम समाज में रहना सीखते हैं। जेंडर उसी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और प्रगतिशील शिक्षा हमें ये सिखाती है कि इस पूरी सीखने की प्रक्रिया को अनुभव, खोज और खुशी पर आधारित कैसे बनाया जाए। और जॉन डीवी की एक बात इन तीनों को एक साथ बांध देती है कौन सी? कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात हमारे पहले टॉपिक समाजीकरण से सीधे जोड़ती है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि कैसे समाजीकरण के जरिए एक बच्चा समाज का हिस्सा बनता है, कैसे जेंडर एक सामाजिक रचना के तौर पर उस पर असर डालता है और कैसे प्रगतिशील शिक्षा उसी बच्चे को एक सोचने समझने वाला इंसान बनाने पर जोर देती है। और अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार। अगर हम जॉन डीवी के बात को सच माने कि शिक्षा ही जीवन है, तो हम स्कूल में होने वाली एक आम सी क्लास या एक छोटी सी एक्टिविटी को किस नए नजरिए से देख सकते हैं? क्या वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने का एक हिस्सा है या वो अपने आप में जीवन का एक कीमती और असली अनुभव? अगला टॉपिक है बुद्धि और भाषा विकास। आज हमारे पास कुछ बहुत ही काम के नोट्स हैं और ये खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए लगते हैं। हाँ, बिल्कुल टू द पॉइंट। इसमें दो बड़े विषयों को कवर किया गया है। पहला, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस असल में है क्या, और दूसरा, भाषा और हमारे विचारों का विकास कैसे होता है। दोनों ही टॉपिक थोड़े मुश्किल हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए इनके सबसे जरूरी हिस्सों को समझना है ताकि सारे मुख्य कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले विषय से, बुद्धि, इंटेलिजेंस। नोट्स की पहली लाइन ही कहती है कि बुद्धि समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने और नई परिस्थितियों के साथ मतलब तालमेल बिठाने की क्षमता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, ये बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, यहीं पर एक मिनट रुकते हैं। ये बात सुनने में बहुत आम लगती है लेकिन है बहुत गहरी। कैसे? अगर बुद्धि बहुआयामी है तो फिर हम उसे IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट जैसे एक अकेले नंबर से कैसे माप सकते हैं? ये तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है और यही IQ टेस्ट की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। अच्छा। IQ का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के तौर पर शुरू किया था और बाद में टर्मन ने इसे वो फॉर्मूला दिया। हाँ, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। बिल्कुल। ये टेस्ट मुख्य रूप से किसी की तार्किक क्षमता और भाषाई क्षमता को मापता है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स। हाँ, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी या लोगों को समझने की क्षमता को नहीं पकड़ पाता। अच्छा, तो मतलब IQ हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। एकदम सही। और शायद इसीलिए हमें बुद्धि के दूसरे सिद्धांतों को समझने की जरूरत पड़ी। और यहीं पर हार्वर्ड गार्डनर आते हैं। बिल्कुल। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो इतना महत्वपूर्ण है कि नोट्स में साफ लिखा है कि यहाँ से एक सवाल पक्का आता है। और गार्डनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कम से कम 8 अलग-अलग तरह की होती है और ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक तरह की बुद्धि में जीनियस हो और दूसरी में बिल्कुल औसत। हाँ, बिल्कुल औसत। जैसे कोई गणित में बहुत तेज हो लेकिन लोगों से बात करने में कच्चा हो। एकदम सही। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। अच्छा, क्या कहते हैं आलोचक? कुछ आलोचक कहते हैं कि गार्डनर जिन्हें बुद्धियां कह रहे हैं वो असल में सिर्फ प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं।
मतलब ये इंटेलिजेंस नहीं, सिर्फ टैलेंट है। हाँ, उनका तर्क है कि इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से मापा नहीं जा सकता, जैसे हम IQ को मापते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल नहीं छिपा है। अगर हम किसी की संगीतमय बुद्धि को सिर्फ एक टैलेंट मानकर नजरअंदाज कर दें, तो क्या हम उस व्यक्ति की असल क्षमता को समझने में गलती नहीं कर रहे? बिल्कुल, और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी देन है। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ गणित या विज्ञान में अच्छा होना नहीं है। सही बात है। एक बेहतरीन डांसर, एक कुशल नेता या एक कमाल का संगीतकार भी उतना ही इंटेलिजेंट है, बस उसकी इंटेलिजेंस का प्रकार अलग है। इसने स्मार्ट होने की परिभाषा को ही बड़ा कर दिया। तो फिर ये 8 प्रकार कौन-कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये उन लोगों में होती है जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कवि, लेखक या वकील। ठीक है। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वो लोग हैं जो तर्क, पैटर्न और नंबरों के खेल में माहिर होते हैं। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, बैंकर। हमारे स्कूल ज्यादातर इन्हीं तो बुद्धियों पर फोकस करते हैं ना? बिल्कुल, और शायद इसीलिए बाकी तरह के स्मार्ट बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अगली कौन सी है? तीसरी है स्थानिक बुद्धि, जिसे स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये दुनिया को 3D में देखने और समझने की क्षमता है। जैसे आर्किटेक्ट या सर्जन? हाँ, पायलट, आर्किटेक्ट, चित्रकार, सर्जन। चौथी है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये अपने शरीर का इस्तेमाल कुशलता से करने की क्षमता है। खिलाड़ी, डांसर, एक्टर? बिल्कुल, एक क्रिकेटर जो गेंद की टाइमिंग को समझकर शॉट मारता है, वो भी अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। और वो भी एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर। हाँ, पांचवी है संगीतमय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सुर, लय और ताल की गहरी समझ। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर? छठी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। नोट्स में से याद रखने का एक अच्छा तरीका दिया है। इंटर का मतलब है दूसरों के बीच। अच्छा। ये वो लोग हैं जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और ज़रूरतों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। नेता, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक। मुझे लगता है ये असल में एक सुपर पावर की तरह है तो। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है सातवीं बुद्धि, अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। या इंट्रा का मतलब अंदर होगा। एकदम सही। ये वो लोग हैं जो अपनी अंदर की दुनिया को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जैसे दार्शनिक या चिंतक। और आठवीं है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये प्रकृति, पेड़ पौधों और जानवरों की दुनिया को समझने की क्षमता है। किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब। तो एक टीचर के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक क्लास में इतने अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ाया ही नहीं जा सकता एक तरीके से, और इसीलिए शिक्षा में विभेदित अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। मतलब एक ही पाठ को अलग अलग तरीकों से पढ़ाना? हाँ, किसी को चार्ट से समझ आएगा तो किसी को कहानी सुनाकर या रोल प्ले करवाकर। ये तो हुई गार्डनर की बात। नोट्स में स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का भी जिक्र है। हाँ, ट्रायआर्चिक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने 8 प्रकार बताने की बजाय बुद्धि को 3 मुख्य क्षमताओं में बांटा। और उसे याद रखने का शॉर्टकट है PCA। बिल्कुल। P से प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, C से क्रिएटिव यानी रचनात्मक और A से एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। A मतलब एनालिटिकल इंटेलिजेंस। वो है जिसे हम आम भाषा में किताबी ज्ञान कहते हैं। स्कूल, कॉलेज के एग्जाम में अच्छा करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है। और C मतलब क्रिएटिव। C यानी रचनात्मक बुद्धि, कुछ नया सोचने, नए आइडिया लाने और कल्पना करने की क्षमता है। और P प्रैक्टिकल। P यानी व्यवहारिक बुद्धि, वो है जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस या जुगाड़ कहते हैं। ये रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने की काबिलियत है। बहुत साफ है। तो बुद्धि के इन सभी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग में भाषा आती कहाँ से है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका सबसे मजबूत जवाब भाषाविद नोम चॉम्स्की ने दिया। अच्छा। जिन्हें भाषा विकास का जनक भी माना जाता है। अच्छा। चॉम्स्की का सिद्धांत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। इनेट। वाह। तो चॉम्स्की कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक तरह का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होकर आता है। से, हाँ। चॉम्स्की ने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस
यानी LED का नाम दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमारे दिमाग में एक काल्पनिक मशीन की तरह है जो अपने आसपास की भाषा को सुनकर उसके नियम खुद ब खुद सीख लेती है। और ये डिवाइस 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए बच्चे उस उम्र तक भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं। नोट्स में सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? चॉम्स्की का कहना था कि दुनिया की सभी भाषाओं के मूल व्याकरणिक नियम मतलब उनका ढांचा एक जैसा है। अच्छा, पर हिंदी और अंग्रेजी का व्याकरण तो बहुत अलग लगता है। ऊपरी तौर पर वे अलग हैं, लेकिन हर भाषा में संज्ञा और क्रिया होती है। हर भाषा में वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं। बच्चे इसी सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा होते हैं और अपने माहौल की भाषा के हिसाब से उसे ढाल लेते हैं। अगर भाषा एक इमारत है तो ये सार्वभौमिक व्याकरण उस इमारत का बुनियादी नक्शा है। बहुत अच्छी उपमा है। और हर इमारत की तरह भाषा भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। हाँ, नोट्स में इसके 4 स्तर बताए गए हैं। बिल्कुल। सबसे छोटी ईंट है स्वनिम यानी फोनीम। ये सिर्फ एक ध्वनि है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता, जैसे अ, क, च की आवाज। सिर्फ आवाजें। ठीक है। अगला स्तर? जब हम इन ध्वनियों को जोड़कर कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ हो तो उसे कहते हैं रूपिम यानी मॉर्फीम। ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, जैसे घर, कल, चल। तो ध्वनियां आ गईं, फिर उनसे सार्थक शब्द बन गए। अब वाक्य कैसे बनते हैं? यहाँ तीसरा स्तर आता है, वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। ये वाक्य बनाने के नियम हैं। जैसे हिंदी में नियम है कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। राम स्कूल जाता है। ये सिंटैक्स के हिसाब से सही है। हाँ, लेकिन अगर हम कहें जाता स्कूल राम है तो सिंटैक्स गलत हो गया। समझ गया। और चौथा स्तर? चौथा स्तर है अर्थ विन्यास यानी सिमेंटिक्स। मतलब ये पक्का करना कि वाक्य का कोई सही मतलब भी निकल रहा है या नहीं। इसका उदाहरण क्या होगा? नोट्स में एक मजेदार उदाहरण है, मेरा कुत्ता कॉफी पीता है। अच्छा। अब ये वाक्य सिंटैक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। कर्ता, कर्म, क्रिया सब अपनी जगह पर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये सिमेंटिक्स के हिसाब से गलत है। तो फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, हमारे विचार और भाषा में क्या रिश्ता है? क्या हम पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं? ये एक क्लासिक बहस है और इस पर मनोवैज्ञानिकों के विचार अलग-अलग हैं। जीन पियाजे का मानना था कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। मतलब थॉट कम्स फर्स्ट, लैंग्वेज कम्स लेटर। बिल्कुल। एक बच्चा पहले अपने मन में खिलौने का एक कॉन्सेप्ट बनाता है और फिर उसे व्यक्त करने के लिए खिलौना शब्द सीखता है। ठीक है, ये तो सीधा लगता है, लेकिन सब इससे सहमत नहीं थे। नहीं, लेव वाइगोट्स्की का नजरिया अलग था। उन्होंने कहा कि शुरू में विचार और भाषा 2 अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चा सोचता भी है और कुछ ध्वनियां भी निकालता है, लेकिन लगभग 3 साल की उम्र के आसपास ये दोनों पटरियां मिल जाती हैं। इसके बाद भाषा बच्चे के विचारों को दिशा देने का एक टूल बन जाती है। और नोट्स में एक तीसरा नाम भी है, बेंजामिन वॉर्फ का। हाँ, वॉर्फ का सिद्धांत सबसे कट्टर है। इसे भाषाई सापेक्षता कहते हैं। उनका मानना था कि भाषा ही हमारे विचारों को तय करती है। मतलब जो हम बोलते हैं हम वैसा ही सोचते हैं। हाँ, जिस भाषा को हम बोलते हैं हम दुनिया को उसी के चश्मे से देखते हैं। अगर किसी भाषा में किसी चीज के लिए शब्द ही नहीं है तो उस भाषा को बोलने वाला इंसान उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो पियाजे कहते हैं सोच भाषा को चलाती है और वोल्फ कहते हैं भाषा सोच को चलाती है। बिल्कुल, और वाइगोट्स्की इन दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। अंत में नोट्स में भाषा सीखने के कौशल का क्रम बताया गया है, LSRW। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें सुनना और पढ़ना जानकारी को अंदर लेने जैसा है। हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सही कहा। इसीलिए इन्हें ग्रहणात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। ये इनपुट हैं। और जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें अभिव्यक्तात्मक कौशल या प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। ये आउटपुट हैं। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखकर देखें तो ये सब हमें एक ही चीज की तरफ ले जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एकदम। क्लास का हर बच्चा अलग है और इन विभिन्नताओं के 2 मुख्य कारण होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। हाँ, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट।
जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, और हमारा माहौल। एक शिक्षक के लिए ये समझना सबसे जरूरी है। तो इन नोट्स के आधार पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, बच्चों की आपस में कभी तुलना न करें। बिल्कुल नहीं। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और उसकी अपनी ताकत होती है। दूसरी बात, सबको एक ही डंडे से ना हाँके। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसका समाधान है विभेदित अनुदेशन। हाँ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब हर बच्चे की जरूरत और उसकी बुद्धि के प्रकार के हिसाब से पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना। शिक्षक की भूमिका एक माली की तरह है। बिल्कुल, जिसे पता होता है कि हर पौधे को अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो सब अच्छी तरह से खिल पाएंगे। तो आज के इस बातचीत में हमने बुद्धि के सिद्धांतों जैसे गार्डनर की 8 बुद्धियां और स्टर्नबर्ग के पीसीए मॉडल को समझा। हमने भाषा की संरचना और चॉम्स्की के विचारों को भी देखा, और भाषा विचार पर हुए मतभेदों को भी। हाँ, और अंत में हमने ये भी जाना कि इन सभी बातों का क्लासरूम में क्या महत्व है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने वॉफ की भाषाई सापेक्षता पर बात की कि भाषा विचार को तय करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी दूसरी भाषा सीखता है जिसमें कुछ ऐसे शब्द या कॉन्सेप्ट हैं जो उसकी अपनी भाषा में नहीं है, दिलचस्प सवाल है। तो क्या वो व्यक्ति ऐसी बातें भी सोच सकता है जो वह पहले नहीं सोच सकता था? क्या एक नई भाषा सचमुच हमारे लिए विचारों की? तो अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा और अधिगम अक्षमता। आज हम शिक्षा के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने जा रहे हैं। ये जो नोट्स हमारे पास हैं, ये CTET जैसी शिक्षण परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा की। हाँ। और साथ ही कुछ ऐसी सीखने की अक्षमताओं को भी जानेंगे जिनके बारे में जानना हर शिक्षक और कह सकते हैं माता पिता के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो कहता है कि सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना है, बच्चे को सिस्टम के अनुसार नहीं। वाह! ये एक लाइन असल में इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। तो चलिए इसे खोलते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या सिर्फ इतना है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में बिठा दिया जाए? नहीं, और यहीं पर 3 शब्दों का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन, फिर एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, और आखिर में समावेशन इंक्लूशन। ठीक है। हाँ, इसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में दाखिला तो दे दिया, पर उनकी जरूरतों के हिसाब से कोई खास सुविधा नहीं दी, मतलब बस फिजिकली प्रेजेंट हैं। और समावेशन है असली चीज। इसमें सामान्य स्कूल में दाखिला भी देना है और उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं भी देनी है, जैसे रैंप, ब्रेल लिपि, सुनने की मशीन। समझ गए। यही असली समावेशी शिक्षा है। तो इसके कुछ मूल सिद्धांत भी होंगे। हमारे सोर्स में जीरो रिजेक्शन और सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी जैसे बिंदु हैं। हाँ, जीरो रिजेक्शन का सीधा मतलब है कि स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी किसी भी स्थिति के कारण दाखिले से मना नहीं कर सकता। किसी भी हालत में नहीं। किसी भी हालत में नहीं। और सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है कि क्लास में अलग-अलग तरह के बच्चों का होना वो एक समस्या नहीं है, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। एक और सिद्धांत है समता, इक्विटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समता का मतलब है सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना। अच्छा। जिस बच्चे को जैसी जरूरत हो उसे वैसी ही विशेष सुविधा देना। और हाँ, बच्चों पर मंद बुद्धि या बेचारा जैसा कोई लेबल वो तो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें विशेष जरूरतें होती हैं। सबसे पहले प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। सोर्स कहता है कि इनका IQ 140 से ज्यादा होता है। जी, ये बहुत तेजी से सीखते हैं और इनकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनके साथ एक चुनौती भी तो होगी। बिल्कुल। चुनौती ये है कि ये सामान्य कक्षा में बोर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें तो सब पहले से आता होगा। इसीलिए शिक्षक को इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, मतलब हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सवाल। और सृजनात्मक बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये प्रतिभाशाली बच्चों से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सृजनात्मक बच्चे कुछ नया, कुछ मौलिक मतलब ओरिजिनल करते हैं। उनकी सोच अलग होती है। हाँ, उनकी सोच होती है अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो एक समस्या के कई अलग-अलग हल सोच सकते हैं। तो क्या हर प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक होता है? जरूरी नहीं, यही तो दिलचस्प बात है।
जरूरी नहीं कि हर प्रतिभाशाली बच्चा सृजनात्मक हो, लेकिन हाँ, सृजनात्मक बच्चे बुद्धिमान जरूर होते हैं। हमारे सोर्स में वंचित समूह डिसएडवांटेज ग्रुप का भी जिक्र है। जी, ये उन बच्चों को संदर्भित करता है जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं। तो यहाँ शिक्षक की क्या भूमिका है? देखिए, शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें हतोत्साहित ना करें, उन्हें कक्षा में पीछे ना बिठाए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ से अक्सर मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज। हाँ, अधिगम अक्षमता। सोर्सेज में साफ लिखा है कि ये कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दिमाग की वायरिंग में बस एक छोटा सा अंतर है जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता है। और सबसे प्रसिद्ध है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई, जैसे तारे जमीन पर फिल्म के ईशान को थी। बिल्कुल वही। वो बी को डी या 100 को वॉज पढ़ता था। हाँ, और सिर्फ अक्षर ही नहीं, अंकों में भी, जैसे 6 को 9 पढ़ना, ये सब इसके लक्षण हैं। अच्छा, अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, इसमें ग्राफ शब्द है, तो क्या ये लिखने से जुड़ा है? एकदम सही पकड़ा। इसमें लिखने में कठिनाई होती है। लिखने में मतलब? खराब हैंडराइटिंग। सिर्फ खराब हैंडराइटिंग नहीं, इसमें हाथ और हथेली का तालमेल ठीक से नहीं बैठता, जिससे लिखावट बहुत खराब होती है, अक्षर ठीक से नहीं बन पाते। ओके, फिर है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, ये तो कैलकुलेटर जैसा लगता है। हाँ, तो ये है गणितीय विकार। इसमें बच्चों को गणना करने में, मतलब कैलकुलेशन में, जैसे जोड़ घटाना करने में दिक्कत आती है। अच्छा, सिंपल कैलकुलेशन में भी। 2 और हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, डिस्फेसिया और डिस्प्रेक्सिया। चलिए इसे आसान करते हैं। डिस्फेसिया ये एक भाषा विकार है। इसमें बोलने और भाषा को समझने में मुश्किल होती है। मतलब बच्चा अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता। सही, उसे शब्द नहीं मिलते। और डिस्प्रेक्सिया ये एक गत्यात्मक कौशल, मतलब मोटर स्किल से जुड़ा विकार है। मोटर स्किल जैसे शरीर के अंगों में तालमेल नहीं होता, शर्ट के बटन लगाने में दिक्कत होना या पेन ठीक से पकड़ने में मुश्किल आना, ये सब डिस्प्रेक्सिया है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के अलावा 2 और स्थितियों का जिक्र है, ADHD और ऑटिज्म। हाँ, ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता। बिल्कुल। इसके लक्षण क्या हैं? बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता, ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, और वो बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब हाइपर एक्टिव रहता है। तो ऐसे बच्चों को कैसे संभाला जाए? इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काम देकर संभाला जा सकता है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे स्वलीनता भी कहते हैं। इसमें बच्चा खुद में खोया रहता है, मतलब सामाजिक नहीं होता। हाँ, उसे सामाजिक मेल जोल, सोशल इंटरैक्शन में बहुत दिक्कत होती है। वो नजरें नहीं मिलाता, पुअर आई कांटेक्ट, और एक ही काम को बार बार दोहराता है। सही, रिपीटेटिव बिहेवियर, और उन्हें रूटीन में बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता। आखिर में एक बहुत जरूरी कानून का जिक्र है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जी, RPWD एक्ट 2016। इसने 1995 के पुराने एक्ट की जगह ली और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे विकलांगता के प्रकार बढ़ा दिए गए। हाँ, पहले 7 प्रकार थे, अब उन्हें बढ़ाकर 21 कर दिया गया। 21, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इसमें एसिड अटैक पीड़ित और बौनापन यानी ड्वार्फिज्म जैसी स्थितियों को भी पहली बार शामिल किया गया। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा के अधिकार में भी बदलाव हुए। जी हाँ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। और शिक्षा का अधिकार, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार 6 से 18 वर्ष की आयु तक कर दिया गया, जबकि सामान्य बच्चों के लिए ये 6 से 14 वर्ष है ना? बिल्कुल। ये अतिरिक्त 4 साल उन्हें माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए हैं। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के पूरे ढांचे को समझा, उसके सिद्धांत से लेकर अलग अलग तरह के बच्चों की जरूरतों और उनसे जुड़ी अक्षमताओं तक। और हमने यह भी समझा कि कैसे इन अक्षमताओं को एक लेबल या बीमारी न मानकर उन्हें समझने और सही सहायता देने की जरूरत है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। जी, जब हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग है और अलग गति से सीखता है, तो हमारे स्कूल और पढ़ाने के तरीके सभी के लिए एक जैसे क्यों हैं? क्या हमें हर क्लास को ही एक समावेशी क्लास की तरह नहीं देखना चाहिए, भले ही उसमें कोई विशेष जरूरत वाला बच्चा हो या ना हो?
तो अगला टॉपिक है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सिद्धांत। हमारे पास सीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ खास नोट्स हैं। और आज हमारा मकसद इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की चर्चा का मकसद है इन पॉइंट्स को जल्दी से समझना ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। हम बात करेंगे कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं, उन्हें क्या चीजें प्रेरित करती हैं और उनकी गलतियों को कैसे देखना चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। पहले माना जाता था कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, मतलब एक ब्लैंक स्लेट जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, ये सोच तो बहुत पुरानी है। अब ये सोच पूरी तरह बदल गई है। अब हम मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। वो खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है, बल्कि वो खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर बच्चे कोरी स्लेट नहीं है तो फिर वो स्कूल में अपने साथ लाते क्या हैं? वो अपने साथ बहुत सारे अनुभव और एक डोरगल जिज्ञासा लेकर आते हैं, और इस सीखने की प्रक्रिया में वो 3 मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा, कौन सी 3 भूमिकाएं? पहली है नन्हा वैज्ञानिक की, लिटिल साइंटिस्ट, जो हर चीज को खुद खोजबीन करके सीखता है, तोड़कर जोड़कर। जैसे किसी खिलौने को खोलकर देखना कि अंदर क्या है। हाँ। दूसरी भूमिका है समस्या समाधानकर्ता की, प्रॉब्लम सॉल्वर। वो लगातार अपने सामने आने वाली चुनौतियों का हल ढूंढता है। और तीसरी भूमिका है अन्वेषक की, इन्वेस्टिगेटर, जो अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा जिज्ञासु रहता है, सवाल पूछता है। आसमान नीला क्यों है, इस तरह के सवाल। बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे पहले से एक्टिव हैं, तो उन्हें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फिर? देखिए, सक्रिय बच्चों के लिए तरीके भी सक्रिय ही होने चाहिए। नोट्स के हिसाब से 3 तरीके सबसे कारगर हैं। सबसे प्रभावी है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, ये तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जब बच्चा कोई काम खुद करता है तो उसकी समझ सबसे गहरी होती है। और दूसरा तरीका है अवलोकन, माने ऑब्जर्वेशन। हाँ, दूसरों को देखकर सीखना। इसी से एल्बर्ट बैंडोरा का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। बच्चे हमारे व्यवहार की नकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है संवाद, डायलॉग, आपस में बातचीत और चर्चा करके सीखना। ठीक है, तो बच्चे सक्रिय हैं और वो करके, देखकर और बात करके सीखते हैं। पर उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, मतलब मोटिवेशन? हाँ, और प्रेरणा को सीखने के लिए अनिवार्य कहा गया है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो किसी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धकेलती है। इसके बिना सीखना तो बहुत मुश्किल है। नामुमकिन है। और ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जी, अच्छा, पर इनमें फर्क क्या है? मतलब आंतरिक प्रेरणा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा अपनी खुशी के लिए सीख रहा है, पर क्या ये आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है, जहां हर तरफ बस नंबरों और इनाम की दौड़ है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और जवाब है हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाहर अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें इनाम या सजा का डर होता है, वो एक शॉर्टकट है। जैसे होमवर्क कर लो तो चॉकलेट मिलेगी। बिल्कुल। ये थोड़े समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही चॉकलेट हटी, प्रेरणा भी खत्म। और ये बच्चे को पढ़ाई से नफरत भी सिखा सकता है कि पढ़ाई एक बोझ है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक, जहां बच्चा कोई काम इसलिए करता है क्योंकि उसे उस काम में ही मजा आता है। गणित का सवाल हल करके खुशी मिलती है। बिल्कुल। ये प्रेरणा स्थायी होती है, और एक शिक्षक का काम यही है कि वो अपने पढ़ाने के तरीके को इतना दिलचस्प बनाए कि बच्चे में विषय के लिए आंतरिक प्रेरणा जागे। प्रेरणा से जुड़ा एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, अब्राहम मैस्लो का। हाँ, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी जरूरतें एक क्रम में पूरी करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, एक पिरामिड की तरह। तो अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, तो एक टीचर को पहले ये देखना चाहिए कि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। बिल्कुल। पिरामिड में सबसे नीचे हैं शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, भूख, प्यास, नींद। हाँ, अगर बच्चा घर से भूखा आया है तो आप उससे क्लास में ध्यान देने की उम्मीद नहीं कर सकते। और इस जरूरत के बाद दूसरा स्तर है सुरक्षा का, सेफ्टी। क्या बच्चा स्कूल में और घर में सुरक्षित महसूस करता है? ठीक है। इसके बाद तीसरा स्तर है प्रेम और अपनत्व का, लव एंड बिलोंगिंग। क्या उसके दोस्त हैं? क्या टीचर उसे पसंद करते हैं? और फिर आता है सम्मान। हाँ, चौथा स्तर है सम्मान, एस्टीम। क्लास में उसकी इज्जत हो, लोग उसकी बात सुने। और सबसे ऊपर, सीखना सिर्फ दिमागी नहीं होता, उसमें भावनाएं भी शामिल होती हैं। तो हमारी सोच यानी संज्ञान और हमारी भावनाएं यानी संवेग, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं?
हाँ, और आमतौर पर संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरट्वाइंड माने जाते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है परीक्षा का डर। हाँ बिल्कुल। अगर कोई छात्र परीक्षा के समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ये उसका संवेग है, तो उसकी याददाश्त ठीक से काम नहीं करती। ये संज्ञान पर असर है। सब कुछ आते हुए भी भूल जाते हैं। जी, सीखने के लिए थोड़ा तनाव तो अच्छा है, पर बहुत ज्यादा तनाव हानिकारक है। लेकिन नोट्स में एक नाम का जिक्र है, ज़ेजोंग। ज़ाइजोंग। उन्होंने तो कहा था कि ये दोनों स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, और ये परीक्षा के नजरिए से एक जरूरी अपवाद है, एक्सेप्शन है। जेजोंग का तर्क ये था कि हमारी कुछ भावनाएं इतनी तेज होती हैं कि वो सोचने से पहले ही आ जाती हैं। जैसे अंधेरे में अचानक कुछ देखकर डर जाना। यहाँ डर यानी संवेग पहले आता है और सोचना यानी संज्ञान बाद में। पर यह खास मामला है। अगर परीक्षा में खास तौर पर इनका नाम न पूछा जाए तो हमें यही मानना है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, ये साफ हो गया। तो अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सवाल लगभग हमेशा ही आता है, गलतियां और भ्रांतियां, एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। और ये वो जगह है जहां एक टीचर की असली समझ की परीक्षा होती है। तो बच्चों की गलतियों को एक शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? सबसे पहली बात, गलतियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। वो ये दिखाती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। बिल्कुल, वो उसकी सोच की एक खिड़की है। इसलिए गलतियों पर बच्चे को डांटना या मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि चर्चा और संकेत, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, देकर उन्हें सुधरवाया जाए। तुरंत सही जवाब बता देना भी ठीक नहीं है। अच्छा, और ये भ्रांतियां क्या हैं? मतलब नेव थियरीज? भ्रांतियां जो हैं वो आम गलतियों से ज्यादा गहरी होती हैं। मतलब ये बच्चे के अपने अनुभवों के आधार पर बने कुछ गलत सिद्धांत होते हैं। जैसे एक बच्चा सोचता है पानी रंगहीन है, इसलिए जो भी चीज रंगहीन है वो पानी ही है। अच्छा, ये तो एक पक्का नियम बना लिया उसने अपने दिमाग में। हाँ, और शिक्षक को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और उदाहरण देकर इसे ठीक करना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सीखने की प्रक्रिया पर किन-किन चीजों का असर पड़ता है? इन्हें हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत और वातावरणीय। जी, पहले हैं व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स, जो बच्चे से जुड़े हैं, जैसे उसकी उम्र और परिपक्वता, उसकी रुचि, उसकी प्रेरणा और उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा थका है या बीमार है तो नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल। और दूसरे हैं वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ, जो बाहरी हैं, जैसे शिक्षक का पढ़ाने का तरीका, स्कूल का माहौल, परिवार का सहयोग, ये सब। ठीक है, तो आखिर में बात करते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी की। ये क्या है? ये सीखने के उद्देश्यों को एक तरह से बांटने का एक ढांचा है। ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष बताएं, जिसे हम कैप से याद रख सकते हैं। CAP, कैप, इसका क्या मतलब है? सी है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक, जो दिमाग से जुड़ा है, ज्ञान, समझ, विश्लेषण। ठीक है। ए है अफेक्टिव, यानी भावात्मक, जो दिल या भावनाओं से जुड़ा है। और पी है साइकोमोटर, यानी मनोगत्यात्मक, जो हाथ न शारीरिक कौशल से जुड़ा है, जैसे लिखना, खेलना। और परीक्षाओं में संज्ञानात्मक पक्ष का क्रम बहुत पूछा जाता है। हाँ, और ये क्रम सरल से जटिल की ओर नीचे से ऊपर जाता है। सबसे पहला और सबसे आसान स्तर है याद करना, रिमेंबर, मतलब बस रट लेना। ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे पसंदीदा स्तर लगता है। दुर्भाग्य से हाँ। दूसरा स्तर है समझना, अंडरस्टैंड, जानकारी का मतलब जानना। ठीक है। तीसरा है लागू करना, अप्लाई, उस ज्ञान को किसी नई स्थिति में इस्तेमाल करना। यहाँ से सोच का स्तर ऊंचा होना शुरू होता है। बिल्कुल। चौथा स्तर है विश्लेषण, एनालाइज, जानकारी को हिस्सों में तोड़कर समझना। और पांचवा है मूल्यांकन, इवैल्यूएट, सबूतों के आधार पर किसी चीज के बारे में अपनी राय बनाना। और सबसे ऊंचा स्तर है रचना करना, क्रिएट, पुराने ज्ञान को मिलाकर कुछ नया बनाना। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रचना करना सबसे उच्च स्तर का कौशल है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि बच्चे सक्रिय सीखने वाले हैं और एक शिक्षक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक सही माहौल बनाना है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। आंतरिक प्रेरणा सबसे जरूरी है। भावनाएं और सोच आपस में जुड़ी हैं और गलतियों को सीखने का एक मौका समझना चाहिए। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं।
हमने बात की कि सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा सबसे अच्छी है, पर आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों को वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया से तुरंत इनाम मिल रहा है, हाँ, एक डोपामाइन हिट मिलता है उन्हें। बिल्कुल, तो ऐसे में एक शिक्षक अपनी कक्षा में इतिहास या विज्ञान जैसे विषयों के लिए वो गहरी और धीमी गति वाली आंतरिक प्रेरणा कैसे जगा सकता है? क्या हमारी पारंपरिक कक्षा का ढांचा इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? अगला टॉपिक है आकलन, मूल्यांकन और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। जी, ये वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की कह सकते हैं जान है। बिल्कुल। तो आज हम इन पर एक गहरी और स्पष्ट चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा के लिए एक मजबूत समझ बन सके। और ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, ये शिक्षा के पीछे की पूरी सोच को दर्शाते हैं। एक अच्छी समझ हमें न सिर्फ सवाल हल करने में मदद करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि एक बेहतर क्लासरूम कैसा दिखना चाहिए। हमारे पास जो नोट्स हैं वो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जी, तो हम शुरू करेंगे आकलन और मूल्यांकन के उस बारीक फर्क से जो अक्सर कंफ्यूज करता है। फिर इनके प्रकारों को समझेंगे और देखेंगे कि CCE मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन इसी सोच को आगे कैसे ले जाता है। और इसी में हम ये भी देखेंगे कि बच्चों से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। हाँ, जिससे वो रटे नहीं बल्कि सोचें। बिल्कुल। और अंत में इन सभी विचारों को एक साथ बांधने वाली जो सबसे बड़ी रूपरेखा है, NCF 2005, उसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले आकलन और मूल्यांकन। ये 2 शब्द लगभग हमेशा एक साथ आते हैं, कई बार तो एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। नोट्स के मुताबिक इनके बीच एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। ये अंतर क्या है? ये अंतर ही इस पूरे टॉपिक की नींव है और ये इनके उद्देश्य में छिपा है। उद्देश्य में? हाँ, आकलन यानी असेसमेंट एक प्रक्रिया है जो शिक्षण के दौरान चलती है। ओके, पढ़ाई के बीच में। जी, इसका एकमात्र मकसद है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक है, जैसे डॉक्टर का चेकअप। अच्छा। डॉक्टर चेकअप इसलिए करता है ताकि बीमारी का पता चले और सही इलाज देकर सेहत को सुधारा जा सके। मतलब आकलन का काम बच्चे को कोई लेबल देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे फीडबैक देना है कि वो कहाँ बेहतर कर सकता है। ये एक टूल हुआ टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। एकदम सही, ये एक फीडबैक लूप बनाता है। वही मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन प्रक्रिया के अंत में होता है। अंत में? इसका मकसद है फैसला सुनाना, जजमेंट देना, जैसे नंबर देना, ग्रेड तय करना या पास फेल घोषित करना। ये कोर्ट के उस फैसले की तरह है जो सारे सबूतों के बाद अंत में सुनाया जाता है। तो इसका फोकस सुधार पर नहीं बल्कि परिणाम पर है। बिल्कुल। तो जहां आकलन प्रक्रिया केंद्रित है, वहीं मूल्यांकन परिणाम केंद्रित है। ये अंतर अब बिल्कुल साफ है। इसी से जुड़ा है आकलन के प्रकारों का कॉन्सेप्ट। नोट्स में 2 मुख्य प्रकार हैं, रचनात्मक और योगात्मक। हाँ, और ये सीधे सीधे आकलन और मूल्यांकन के उद्देश्य से जुड़े हैं। पहला है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब जो कुछ फॉर्म करे, कुछ बनाए। इस शिक्षण के दौरान ही होता है। इसका उद्देश्य ठीक वही है जो हमने अभी आकलन के लिए डिस्कस किया। मतलब कमियों को पहचानना और सुधार के लिए फीडबैक देना। जी, तो क्लास टेस्ट, क्विज, बच्चों से सवाल जवाब, ये सब रचनात्मक आकलन का हिस्सा हुए। अच्छा। इसीलिए इसे सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ के लिए शब्द बहुत जरूरी है। ठीक है। और नोट्स के अनुसार CC फ्रेमवर्क में इसका वेटेज 40% था। जी, तो ये सुधार के लिए है। अब आते हैं योगात्मक आकलन पर। योग का मतलब होता है कुल जोड़। तो क्या ये सत्र के आखिर का नतीजा बताता है? आपने बिल्कुल सही समझा। योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट सत्र या कोर्स के अंत में होता है, जैसे छमाही या वार्षिक परीक्षा। हाँ, इसका उद्देश्य ये तय करना है कि बच्चे ने कुल कितना सीखा है। ये सुधार के लिए फीडबैक नहीं देता, बल्कि एक फैसला सुनाता है। पास फेल, ग्रेड ABC। इसीलिए इसे सीखने का आकलन कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ का शब्द दिखाता है कि सीखना हो चुका है, अब हम बस उसे माप रहे हैं। CC में इसका वेटेज 60% था। हाँ, ये फॉर और ऑफ का फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये तो पूरी सोच का फर्क है। आपने पूरी बहस का सार बता दिया। लेकिन नोट्स में एक तीसरा और भी दिलचस्प स्वरूप है, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या है? ये सबसे शक्तिशाली विचार है।
इसमें बच्चा बाहरी आकलन पर निर्भर नहीं रहता। टीचर या परीक्षा पर नहीं। नहीं, वो खुद अपना आकलन करता है। ये सेल्फ असेसमेंट है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट। हाँ, और पीयर असेसमेंट भी। यहाँ छात्र खुद से सवाल पूछता है, मैंने क्या सीखा, मुझे कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ सीखने वाला ही आकलन करने वाला बन जाता है। मतलब बच्चा एक पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर बन जाता है। बिल्कुल। ये जो लगातार सुधार और फीडबैक की बात है, जो रचनात्मक आकलन का मूल है, जी, इसी सोच को एक बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सीसीई का कॉन्सेप्ट लाया गया होगा, है ना? एकदम सही। सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन इसी विचार का एक संगठित रूप था, जिसे सीबीएसई ने लागू किया था। हाँ, इसके नाम में ही इसके दो सबसे बड़े स्तंभ छिपे हैं। पहला है सतत, कंटिन्यूअस। मतलब मूल्यांकन कोई एक दिन की घटना नहीं है। नहीं, ये एक प्रक्रिया है जो पूरे साल लगातार चलनी चाहिए। बच्चे का भविष्य 3 घंटे की एक परीक्षा तय नहीं करेगी, बल्कि पूरे साल क्लास में उसकी भागीदारी, उसके टेस्ट्स, प्रोजेक्ट्स सब कुछ मायने रखेगा। और दूसरा स्तंभ है व्यापक, कम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कि हमें बच्चे के सिर्फ एक पहलू यानी किताबी ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के हर पहलू का करना है। हाँ, हमें बच्चे का समग्र विकास देखना है। इसीलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है, शैक्षिक और सह शैक्षिक। सही। शैक्षिक स्कोलास्टिक पक्ष में वो सब कुछ आता है जो सीधे सीधे सिलेबस से जुड़ा है, गणित, विज्ञान, भाषा। और सह शैक्षिक में बाकी सब कुछ। हाँ, इसमें बच्चे के जीवन कौशल, उसका व्यवहार, कला, संगीत, खेलकूद ये सब शामिल हैं। लेकिन सीसीई को लेकर एक आम शिकायत थी। कई लोग कहते थे कि इसके आने से बच्चे और पढ़ाई दोनों नॉन सीरियस हो गए थे, क्योंकि फेल होने का डर लगभग खत्म हो गया था। क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, किसी भी नीति का इरादा और उसका जमीनी कार्यान्वयन ये 2 अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। अच्छा। सीसीई का इरादा बच्चों से परीक्षा का डर हटाकर सीखने के आनंद को वापस लाना था, लेकिन कई जगहों पर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। मतलब टीचर्स पर पहले से ही काम का बोझ था और अब उन्हें हर बच्चे के हर पहलू का रिकॉर्ड रखना था। इसके लिए जिस ट्रेनिंग की जरूरत थी वो शायद पूरी तरह से नहीं मिल पाई। तो ये एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गया। कई जगहों पर हाँ। तो आलोचना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वो सीसीई की सोच पर नहीं बल्कि उसके कार्यान्वयन पर एक सवाल उठाती है। ये बहुत संतुलित नजरिया है। अब अगर सीसीई का मकसद बच्चे की पूरी शख्सियत को समझना था, तो किसी की सोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका तो उसे सही सवाल पूछना है। बिल्कुल। यहीं पर ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सवालों का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ। हम जैसे सवाल पूछते हैं हमें वैसे ही जवाब मिलते हैं, और ये सवाल तय करते हैं कि हम बच्चों को रटना सिखा रहे हैं या सोचना। पहले है बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिनका केवल एक सही उत्तर होता है। जी। ये तथ्यों और याददाश्त पर आधारित होते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है? इसका जवाब सिर्फ दिल्ली है, कोई और जवाब मुमकिन नहीं। ये बच्चे की मेमोरी को टेस्ट करता है, उसकी सोच को नहीं। सही कहा। इस तरह के सवाल एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं, जिसे अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो इसका दूसरा पहलू हुआ मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड। हाँ, और असली जादू यहीं पर होता है। मुक्त अंत वाले प्रश्नों के एक से ज्यादा सही उत्तर हो सकते हैं। ये कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ये बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे अगर दिल्ली को भारत की राजधानी ना बनाकर किसी और शहर को बनाया जाता तो उसके क्या फायदे और नुकसान होते। इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। हर बच्चा अपने तर्क और कल्पना के आधार पर अलग अलग जवाब देगा। बिल्कुल। उन जवाबों से उनकी सोच, उनकी इच्छाओं और उनकी रचनात्मकता का पता चलेगा, ना कि उनकी रटने की क्षमता का। और नोट्स यही कहते हैं कि शिक्षकों को ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछने चाहिए। हमने अभी तक जो भी बात की, चाहे वो सुधार पर फोकस करने वाला आकलन हो, सीसीई का लक्ष्य हो, या रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले सवाल हों, जी, ये सब किसी बड़ी सोच का हिस्सा लगते हैं। और वो बड़ी सोच शायद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ही है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। NCF 2005 इन सभी प्रगतिशील विचारों का एक दस्तावेज है। ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध नारा था, बिना बोझ के शिक्षा।
लर्निंग विदाउट बर्डन। हाँ, और ये सिर्फ बस्ते का बोझ कम करने की बात नहीं थी। बल्कि दिमाग से रटने और परीक्षा के डर का बोझ हटाने की भी बात थी। एकदम सही। एनसीएफ का मुख्य लक्ष्य था शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना, उसे क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालना। इसके लिए नोट्स में 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। हाँ, और ये 5 सिद्धांत एनसीएफ 2005 का सार हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे की दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना। ये बात तो हमारी चर्चा में बार बार आई है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या रही है। तीसरा, पाठ्यचर्या को सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने से बचाना। मतलब बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। चौथा है परीक्षा को ज्यादा लचीला बनाना और उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ये सीधे सीधे सीसी के सतत वाले विचार से जुड़ता है। परीक्षा को डर का पर्याय नहीं बनाना है। और पांचवा है ऐसी राष्ट्रीय पहचान विकसित करना जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आदर्श लगते हैं, लेकिन इससे क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है ना? हाँ, ये एनसीएफ का सबसे क्रांतिकारी बदलाव था। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक अब ज्ञान का भंडार नहीं है जो बच्चों के खाली दिमाग में ज्ञान भरता है। तो वो क्या है? वो एक सुगम करता है, फैसिलिटेटर। सुगम करता यानी जो चीजों को सुगम बनाए, आसान बनाए। हाँ, उसका काम ज्ञान को परोसना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सके। वो बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाएगा, उन्हें संसाधन देगा और जहां वे भटकें वहां उन्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये सुगमकर्ता वाला आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असलियत में मुमकिन है? जहाँ एक क्लास में 50 बच्चे हों और सिलेबस पूरा करने का दबाव हो, वहाँ टीचर गाइड कैसे बन सकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। एनसीएफ एक आदर्श स्थिति की तस्वीर पेश करता है। जी। उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हमें सिस्टम में कई बदलाव करने होंगे। जैसे टीचर स्टूडेंट रेशो कम करना, शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग देना, सिलेबस के बोझ को सच में कम करना। एनसीएफ एक दिशा है, एक मंजिल है, रास्ता लंबा है, लेकिन दिशा का स्पष्ट होना ही पहला कदम है। नोट्स में कुछ और भी मुख्य बिंदु हैं। जी। जैसे गणित को लेकर एनसीएफ का क्या नजरिया है? एनसीएफ कहता है कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना है। मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। हाँ, ना कि सिर्फ उन्हें कुछ सवाल हल करवाना। मतलब बच्चे को तार्किक रूप से सोचना सिखाना, पैटर्न पहचानना सिखाना। और भाषा के बारे में? त्रिभाषा सूत्र की बात है। जी, एनसीएफ त्रिभाषा सूत्र का पालन करने की बात करता है, लेकिन इसमें मातृभाषा में शिक्षण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में सबसे सहज रूप से सोचता है। बिल्कुल। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, गलतियों के बारे में एनसीएफ क्या कहता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एनसीएफ मानता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा हैं। मतलब गलतियां ये नहीं दिखाती कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। नहीं, बल्कि ये दिखाती हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है और सोच रहा है। शिक्षक को गलतियों पर बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक खिड़की की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो बच्चे की सोच को समझ सके। तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटें तो हमने समझा कि आकलन सुधार के लिए है और मूल्यांकन निर्णय के लिए। जी, हमने रचनात्मक और योगात्मक आकलन का अंतर देखा, जहां एक सीखने के लिए है और दूसरा सीखने का आकलन है। फिर हमने सीसीई की बात की, जिसका लक्ष्य बच्चे का सिर्फ किताबी नहीं बल्कि समग्र विकास करना था, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही स्तरों पर। हमने बंद अंत और मुक्त अंत वाले प्रश्नों का फर्क समझा और जाना कि कैसे मुक्त अंत वाले प्रश्न बच्चों की रचनात्मक सोच को बाहर लाते हैं। और अंत में हमने एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझा, जो बिना बोझ की शिक्षा पर जोर देते हैं और शिक्षक को ज्ञान के स्रोत की बजाय एक सुगमकर्ता के रूप में देखते हैं। नोट्स और हमारी पूरी चर्चा इस बात पर जोर देती है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और सकारात्मक हिस्सा हैं। जी। यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। अगर हमारी मूल्यांकन प्रणालियां, जैसे कि योगात्मक आकलन, गलतियों के लिए कम अंक या फेल ग्रेड देकर दंडित करती हैं, तो हम वास्तव में एक भय मुक्त सीखने का माहौल कैसे बना सकते हैं, जहां छात्र गलती करने से ना डरें? क्या सुधार और निर्णय की ये दोनों प्रणालियां एक साथ शांति से रह सकती हैं? तो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। हमारे पास CTET जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं। आज का हमारा मिशन है इन दोनों मतलब
काफी भारी भरकम दस्तावेजों को एकदम आसान बनाना और खास तौर पर उन पॉइंट्स को पकड़ना है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये समझना भी काफी दिलचस्प है कि भारत में स्कूली शिक्षा की पूरी तस्वीर कैसे बदल रही है। हम दशकों पुराने 10+2 सिस्टम से निकलकर अब 5+3+3+4 के एक बिल्कुल नए दौर में जा रहे हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे नए वाले से, NEP 2020। ये आजाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, और अब ये मतलब पूरे 34 साल बाद आई है। हाँ, और इसकी जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और आते ही इसने एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव किया। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया। हाँ, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। वो कैसे? मतलब नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क सोच का है। जब हम कहते हैं मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स, तो हम इंसान को एक इंडस्ट्री के संसाधन के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, एक रिसोर्स की तरह। एग्जैक्टली। जबकि शिक्षा मंत्रालय का फोकस इंसान के समग्र विकास पर है, उसकी सोच पर है, न कि सिर्फ उसे किसी नौकरी के लिए तैयार करने पर। ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है एक तरह से। समझ गई। और इसका एक लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा गया है, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हाँ, GER। सीधी भाषा में कहें तो स्कूल जाने की उम्र का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। वो ढांचा जिसने 10+2 सिस्टम की जगह ले ली है, 5+3+3+4। ये है क्या असल में? ये सबसे बड़ा बदलाव है। पुराने 10+2 सिस्टम में दिक्कत ये थी कि वो 6 साल की उम्र से ही, मतलब क्लास 1 से, बच्चों पर औपचारिक पढ़ाई का बोझ डाल देता था। जबकि रिसर्च कहती है कि 3.5 से 8 साल की उम्र दिमाग के विकास के लिए सबसे जरूरी है, और इस उम्र में बच्चों को खेलकूद से सिखाना चाहिए। नया ढांचा इसी वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। तो इसका पहला स्टेज जो 5 साल का है, वो इसी समस्या को हल करता है। बिल्कुल। पहला है फाउंडेशनल स्टेज। ये 5 साल का है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। इसमें 3 साल प्री स्कूल या आंगनबाड़ी के, और फिर क्लास 1 और 2 आते हैं। और यहाँ फोकस किस पर है? पूरा फोकस है खेल खेल में सीखना पर। कोई भारी बस्ता नहीं, कोई परीक्षा नहीं। मकसद बच्चों को स्कूल से डराना नहीं, बल्कि स्कूल को उनके लिए एक मजेदार जगह बनाना है। ठीक है। इसके बाद आता है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, यानी क्लास 3 से 5 तक। हाँ, ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। यहाँ से थोड़ी बहुत किताबें शुरू होती हैं, लेकिन जोर अभी भी लेक्चर पर नहीं, बल्कि एक्टिविटी पर है। हाँ, एक्टिविटी मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह। हाँ, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप वर्क, ताकि वे खुद से चीजों को खोज कर सीखें। इसे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। और फिर आता है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8 तक। सुना है कि यहाँ कुछ बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हुए। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी थे। ये 11 से 14 साल के बच्चों का मिडिल स्टेज है, और यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब छठी क्लास के बच्चे कोडिंग या बढ़ाईगिरी सीखेंगे? हाँ, कोडिंग, सिलाई, बढ़ाईगिरी, कुछ भी। इसका मकसद करियर चुनवाना नहीं है। इसका मकसद है बच्चों को हाथ के हुनर का सम्मान सिखाना और उन्हें प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल में नहीं होगा, उन्हें असली कारीगरों के पास इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से एक चुनना पड़ता था, और वो फैसला लगभग पत्थर की लकीर बन जाता था। सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसी स्ट्रीम्स का खत्म हो जाना। अब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब अगर किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो साथ में म्यूजिक भी पढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ बेकिंग सीख सकता है। कमाल है। इसका असली मकसद है छात्रों में मल्टीडिसिप्लिनरी सोच विकसित करना। मतलब वो किसी भी समस्या को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग अलग नजरियों से देखना सीखें। जोर क्रिटिकल थिंकिंग पर है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सब चीजों को पढ़ाया किस भाषा में जाएगा? NAP इस पर बहुत साफ है। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जारी रहेगा, लेकिन लचीलेपन के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 5 तक और जहां तक मुमकिन हो क्लास 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। और अगर कोई स्कूल अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहे तो? नीति में साफ लिखा है
किसी भी बच्चे पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य यही है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे जल्दी और बेहतर सीखते हैं। संस्कृत या विदेशी भाषाएं एक ऑप्शन की तरह होंगी, अनिवार्य नहीं। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, इम्तिहान और रिपोर्ट कार्ड। यहाँ भी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा से बच्चे की काबिलियत तय नहीं होगी। मूल्यांकन साल भर चलेगा और रिपोर्ट कार्ड होगा 360 डिग्री होलिस्टिक। 360 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन कई दिशाओं से होगा। पहला, वो खुद अपना मूल्यांकन करेगा, जिसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, बनकर रह जाए? ये एक जायज चिंता है और इसे लागू करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। पर इसका उद्देश्य दोस्ती दुश्मनी के आधार पर नंबर देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका उद्देश्य ये देखना है कि बच्चा टीम में कैसे काम करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। फोकस एकेडमिक ज्ञान से हटकर बच्चे के व्यवहार और कौशल पर है। और इसी पूरी प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने के लिए परख PARAKH नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र भी बनेगा। अच्छा, तो अगर हम परीक्षा की तैयारी के नजरिए से देखें तो NEP 2020 के कुछ कीवर्ड्स क्या होंगे जो हमें याद रखने चाहिए? बहुत जरूरी सवाल। कुछ शब्द हैं बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, अनुभवात्मक अधिगम मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, करके सीखना। हाँ, करके सीखना। फिर है समावेशन यानी इंक्लूजन, और अवधारणात्मक समझ मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और एक शब्द जिसे भूलना ही नहीं है वो है रट्टा मार को खत्म करना। ये NEP का सबसे बड़ा मिशन है। तो NEP 2020 शिक्षा को कैसा होना चाहिए, इसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन देता है। लेकिन इस विजन की कानूनी बुनियाद क्या है? इसके लिए हमें शायद एक दशक पीछे जाना होगा, है ना? बिल्कुल सही। NEP हवा में नहीं बनी है। इसकी नींव रखी गई थी 2009 में, जब शिक्षा को पहली बार भारत में एक कानूनी अधिकार बनाया गया। हम बात कर रहे हैं RTE एक्ट की, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और इससे संविधान में कैसे जगह मिली? इसके लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इस एक अनुच्छेद ने शिक्षा को विकल्प से मौलिक अधिकार बना दिया। और इसका लक्ष्य एकदम साफ है, 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। हाँ, और दिव्यांग बच्चों के लिए ये उम्र सीमा 6 से 18 साल तक है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, मुफ्त और अनिवार्य। इनका क्या मतलब है? मुफ्त का मतलब है कि बच्चे या उसके माँ बाप से स्कूल कोई ट्यूशन फीस नहीं लेगा, और अनिवार्य का मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करे। ये कोई एहसान नहीं, बच्चे का हक है। इस कानून ने स्कूलों की मनमानी पर भी रोक लगाई। कुछ चीजें हैं जो ये कानून सख्ती से मना करता है। हाँ, और ये हर माता पिता को पता होना चाहिए। पहला, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह गैरकानूनी है। दूसरा, सरकारी स्कूल का कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तीसरा, एडमिशन के नाम पर कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं लिया जा सकता। और सबसे जरूरी, एडमिशन के लिए बच्चे या उसके माता पिता का कोई इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई स्कूल आज भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ये RTE कानून का सीधा उल्लंघन है। इस कानून ने क्लासरूम के अंदर के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे शिक्षक छात्र अनुपात। हाँ, प्राइमरी लेवल पे यानी क्लास 1 से 5 तक हर 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। और अपर प्राइमरी पर? अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 में हर 45 बच्चों पर एक शिक्षक। शिक्षकों के काम के घंटे भी तय हैं, हफ्ते में कम से कम 45 घंटे, जिसमें तैयारी का समय भी शामिल है। और एक बहुत बड़ा प्रावधान प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी है। जी, प्राइवेट स्कूलों को भी अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी, और उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। तो अब हमने दोनों दस्तावेजों की बड़ी तस्वीर समझ ली है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो परीक्षार्थियों के लिए सबसे काम का है, वो टैग वर्ड्स जो सही ऑप्शन पहचानने में मदद करते हैं। पहले सकारात्मक शब्दों की बात करें। हाँ, ये वो शब्द हैं जो नई शिक्षा नीति की आत्मा से मेल खाते हैं। अगर किसी ऑप्शन में ये शब्द दिखें तो उसके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को अवसर देना, प्रोत्साहन देना। करके सीखना भी है ना? बिल्कुल, करके सीखना,
समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित और सबसे जरूरी ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। इसमें एक शब्द त्रुटियां यानी गलतियों को लेकर भी है, जिससे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। पुरानी सोच में बच्चे की गलती को उसकी नाकामी माना जाता था, लेकिन अब पेडागोजी कहती है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और सकारात्मक हिस्सा हैं। मतलब अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो कोशिश कर रहा है। सही बात। तो त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब आते हैं उन नकारात्मक शब्दों पर जिन्हें देखकर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये वो शब्द हैं जो पुरानी रटने वाली शिक्षा व्यवस्था की निशानियां हैं, जैसे केवल, मात्र, सिर्फ। शिक्षा कभी सीमित नहीं हो सकती। फिर रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब एनईपी के खिलाफ हैं। और बच्चों के साथ व्यवहार को लेकर दंड देना, सजा देना, बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना, ये सभी पूरी तरह से नेगेटिव हैं। इसी तरह शिक्षक केंद्रित भी एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। एक शब्द है मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड। ये सुनने में तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? मानकीकृत का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा, एक ही तरीका, एक ही परीक्षा। हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की रफ्तार अलग है। इसलिए नई नीतियां मानकीकरण की जगह लचीलेपन पर जोर देती हैं। अच्छा, तो मानकीकृत एक नेगेटिव टैग वर्ड है और लचीलापन एक पॉजिटिव। बिल्कुल। 3 बातें याद रखें। 1, हमेशा बच्चे के पक्ष में सोचें। बच्चा कभी गलत नहीं होता, सिस्टम में कमी हो सकती है। 2, पेडागोजी के सवालों का जवाब देते समय खुद को एक आदर्श शिक्षक माने, जिसे गुस्सा नहीं आता। हाँ, और जो हर बच्चे को बराबर समझता है। और 3, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अक्सर जो ऑप्शन सबसे लंबा और विस्तृत होता है, अगर वो पॉजिटिव टोन में है तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आज हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था के 2 सबसे बड़े स्तंभों को समझा। आरटी 2009 जो हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक लाने का कानूनी अधिकार देता है, और एनईपी 2020 जो ये बताती है कि उस दरवाजे के अंदर की दुनिया कैसी होनी चाहिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आरटी स्कूल तक पहुंचने का अधिकार है, तो एनईपी उस स्कूल के अंदर की गुणवत्ता को परिभाषित करने का एक दर्शन है। एक ढांचा देता है तो दूसरा उस ढांचे में आत्मा फूंकने की बात करता है। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये नीतियां कागज पर बहुत आदर्शवादी लगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक शिक्षक को 360 डिग्री असेसमेंट और समावेशी शिक्षा जैसे विचारों को 30-35 बच्चों की एक क्लास में असलियत में लागू करने के लिए किन संसाधनों, किस तरह की ट्रेनिंग और किस मानसिक समर्थन की जरूरत पड़ेगी, इन सवालों का जवाब ही इन नीतियों की असली सफलता तय करेगा।